842, 843, 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक है, ये पेज नंबर जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इन पेज नंबर के अंदर 842, आप लोग नोट्स नोट्स में 842 खोल लीजिए। ठीक है, 842 में सबसे पहले है मेनोरेजिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कसरत तम्स यूनानी में कहते हैं। यूनानी में पूछा जा सकता है, ये यूनानी में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे अगर यूनानी में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है इंग्लिश में भी दे देंगे, लेकिन अगर ना दिया तो इसलिए कसरत तम्स आपको याद रखना है किसको कहते हैं। ठीक है, महिला यानी औरत को नॉर्मल मेंसिस से हटकर, जो नॉर्मल एक मेंसिस साइकिल है, पीरियड है, उससे हटकर अगर ब्लीडिंग की मात्रा में खून यानी कि मेंसिस आए तो उसको मेनोरेजिया या कसरत तम्स कहते हैं। यानी कि जितना खून आना चाहिए अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको कसरत तम्स कहते हैं। यानी कि जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल से ज्यादा आए उसको कसरत तम्स कहते हैं, इंग्लिश में मेनोरेजिया कहते हैं। ठीक है, इसके स्पेलिंग को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना क्योंकि स्पेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद करने में एकदम, उसका जो एक तरीके से स्पेलिंग है वो थोड़ा सा याद करने लायक है जी। तो अगर महिला को 80 ml से ज्यादा, 80 ml से ज्यादा या 8 दिन से ज्यादा, या तो जो मेंसिस पीरियड हो रहा है वो लगातार 8 दिन से ज्यादा तक आते चले जाएं या 80 ml से ज्यादा आ जाएं, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन जो है वो मेनोरेजिया में गिनी जाती है, यानी कि कसरत तम्स में गिनी जाती है। ठीक है, यानी कि इसको कसरत तम्स माना जाता है जी। इसकी यही डेफिनेशन है। कारण, कॉजेज, इसकी वजह क्या क्या होती है, देखिए इसकी वजह क्या क्या है। तो वजह में देखो, इसके एक एक पॉइंट को बहुत सोच समझ के याद करते चलना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल रट्टम रट्टी में मत रखना, जो चीज है उसको समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलती मिलती है, जैसे मेनोरेजिया है, आगे मेट्रोरेजिया पढ़ेंगे, ओलिगोमेनोरिया है, पोलीमिनोरिया है, ये सारे के सारे मतलब मिलते मिलते से हैं। तो भाई इनको बहुत अच्छे से समझ लेना ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जो इसकी वजह है, पेल्विक से संबंधित कारण यानी कि असबाब जिनकी वजह से मेंसिस ज्यादा आए तो। पेल्विक का मतलब क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा पेल्विक बोन, हिप बोन। पेल्विक बोन, हिप बोन यानी कि कूले वाली हड्डी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो पेल्विक बोन है उसका जो रीजन है, उसका जो एरिया है पेल्विक बोन का, उस एरिया के आसपास जितने भी जननांग आते हैं वो सब पेल्विक में गिने जाते हैं, और उनमें अगर कोई समस्या होती है तो वो पेल्विक से संबंधित समस्या मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पेल्विक हड्डी है, और उस एरिए में जो महिला जननांग है उनके अंदर अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो जो परेशानी है वो पेल्विक रीजन से संबंधित परेशानी मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूट्रस, क्योंकि पेल्विक रीजन में क्या क्या, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, वजाइना है, सर्विक्स है, ये सारा का सारा जो जननांग है, तंत्र है, वो पेल्विक रीजन में है जी। तो यूट्रस में अगर फाइब्रॉयड हो जाए, फाइब्रॉयड किसको कहते हैं, ठीक है, फाइब्रॉयड कहते किसको है, फाइब्रॉयड जो है मांस की रसोली को कहते हैं, सीधी सी आम सी जबान में मांस की रसोली को कहते हैं। और यूनानी में क्या कहते हैं फाइब्रॉयड को, यूनानी में कहते हैं रहमी, रहमी यानी कि रहम यानी कि गर्भ, लेफी सुलात। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड को यूनानी में कहते हैं रहमी लेती सुलात। इसको भी याद करने का प्रयास करना आप लोग। ठीक है, यानी बच्चेदानी यानी गर्भ रहम में मांस की रसोली, जिसकी वजह से मेंसेस ज्यादा आ सकते हैं, यानी कि खून जो है वो ज्यादा बह सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखिए हम पेल्विक की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि जो पेल्विक रीजन है, जो पेल्विक एरिया है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह समझना है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि पेल्विक रीजन में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, वर्म आ जाए, तो उसकी वजह से भी जो है एक तरीके से ब्लीडिंग हो सकती है। यानी कि पेल्विक रीजन यानी आना में, शर्मगाह में इन्फेक्शन जिसकी वजह से महीना ज्यादा आ सकता है। ठीक है जी। क्रोनिक सेल्पेंजियो, सेल्पेंजो उफ्राइटिस, देखो इस चीज को समझो, क्रोनिक का मतलब होता है मुजमिन, यानी कि ऐसी बीमारी जो आराम आराम से हो, लेकिन आराम आराम से जकड़े, लेकिन उसका जो
उसकी जो बढ़ने की मात्रा है वो बहुत स्पीड उसकी कम हो, लेकिन आराम आराम से वो घुन की तरह इंसान के शरीर में घुस जाए, उसको खा जाए। ठीक है। क्रोनिक सेल्पेंजो ऊफराइटिस, एक्चुअली ऊफराइटिस कहते हैं ओवरी के इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को, ऊफराइटिस। ठीक है। और सेल्पिंजो कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को। ठीक है। तो यानी कि कोई पुराना फैलोपियन ट्यूब में इंफेक्शन या ओवरी में इंफेक्शन, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, देखो मैंने आपको बताया था कि जो टीबी की बीमारी है वो इंसान के जिस्म में कहीं भी हो सकती है। तो अगर ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस यानी कि एंडोमेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्राइटिस यानी कि ट्यूबरकुलर यानी कि बच्चेदानी में टीबी हो जाए, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। कार्सिनोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का मतलब यहां पर जो है यूट्रस है, बच्चेदानी है। कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं, यानी कि गर्भाशय का कैंसर। ठीक है जी। उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा आ सकती है, यानी कि मेनोरेजिया हो सकता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम हाइपरप्लाजिया या एंडोमेट्रियम पोलिप, यानी कि बच्चेदानी में कोई भी चीज बन जाए, यानी कि ना तो वो रसोली हो ना वो कैंसर हो, कुछ भी ना हो, बस ऐसे ही मांस का कोई लोथड़ा बन गया, बस ऐसे ही मांस का कोई लोथड़ा बन गया, उसको एंडोमेट्रियम हाइपरप्लाजिया या एंडोमेट्रियम पोलिप कह सकते हैं। उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा आ सकती है। ठीक है, यानी कि मेनोरेजिया हो सकती है। ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं फोड़े को, ओवरी के अंदर अगर फोड़ा हो जाए तो, ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। यूट्राइन मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन कहते हैं कमजोरी को, अगर बच्चेदानी कमजोर हो तो। ठीक है। अगर बच्चेदानी कमजोर हो तो उसकी वजह से भी यूट्रस अगर कमजोर हो, बच्चेदानी अगर कमजोर हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी। आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं गर्भ निरोधक को, गर्भ निरोधक यानी कि जो गर्भ ठहरने से रोके, यानी कि जो बच्चा ठहरने से रोके। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डिवाइस कहते हैं किसी भी चीज को जो कि बच्चेदानी में लगा दी जाए और जिसकी वजह से जो है मतलब गर्भ ना ठहरे। अब वो क्या चीज होती है, जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड। ठीक है। ये जो कॉपर टी हुई, मल्टीलोड हुई, और जितनी भी चीजें इस तरह की हैं जो कि गर्भाशय में छोड़ दी जाती हैं, लगा दी जाती है, उनको आईयूसीडी बोलते हैं सबको, चाहे उसमें फिर कॉपर टी आए, मल्टीलोड आए, या मैरिना वगैरह जितनी भी हैं वो सब की सब आए, तो वो आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आ जाए। अगर मान लीजिए किसी को आईयूसीडी लगा दी तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। ये तो सारे थे पैल्विक से जुड़े हुए, यानी कि जो पैल्विक रीजन है उससे जुड़ी हुई वजहें थी जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग ज्यादा हो। अब क्या है, हार्मोनल, यानी कि हार्मोन, क्योंकि लेडीज का जो बच्चा पैदा करने का सिस्टम है वो सारा का सारा डिपेंड होता है एक तरीके से हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है। हार्मोन्स के ऊपर हार्मोन का बहुत बड़ा अमल दखल होता है इस मामले में। तो हार्मोनल वजह यानी कि कारण जो कि मेनोरेजिया यानी कि कसरत तम्स की वजह बनते हैं, यानी कि ब्लीडिंग ज्यादा होने का कारण बनते हैं। तो हार्मोनल क्या क्या है, नंबर एक पीसीओडी। ठीक है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब क्या होता है, बच्चेदानी में या बच्चेदानी से संबंधित जो ऑर्गन है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, अगर उसमें पानी के बुलबुले वगैरह बन जाए, ठीक है, जिसको पानी की रसोली भी कहते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो। ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। तो मोटापे में भी कई बार इस तरह के हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, सिक्रीशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, यानी कि मेनोरेजिया की कंडीशन बन सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जो थायराइड जो ग्लैंड है, जो थायराइड ग्रंथि है, उससे जो हार्मोन निकलता है, ठीक है, अगर वो कम मात्रा में निकले तो उसकी वजह से भी, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी जो है मेनोरेजिया की सिचुएशन कंडीशन बन सकती है जी। ब्लड डिस्कैरियोसिस, यानी कि खून के अंदर ही कोई किसी किस्म की खतरनाक इंफेक्शन हो जाए, जैसे ल्यूकीमिया। ठीक है। ल्यूकीमिया एक बहुत खतरनाक इंफेक्शन होता है जो कि ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड के अंदर हो सकता है। ठीक है। और इसको जो है एक तरीके से ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है जी, निहायत खतरनाक है। तो इसकी वजह से भी मेनोरेजिया की सिचुएशन बन सकती है। इमोशनल अपसेट, यानी कि जज्बाती हो जाए कोई महिला, इमोशनल अपसेट यानी कि कोई महिला जज्बाती हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, यानी कि मेनोरेजिया हो सकता है जी। अब आप आ जाइए मेट्रोरेजिया पर। ठीक है। ये अब तक मेनोरेजिया पढ़ा है,
यानी कि जब ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, 80 ml से ज्यादा हो जाए, या 8 दिन तक लगातार होती रहे, उससे ऊपर तक लगातार होती रहे, उसको मेनोरेजिया कहते हैं। उसकी सिचुएशन समझी हमने, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है उसको हमने समझी जी। अब आप मेट्रोरेजिया पे आ जाइए। मेट्रोरेजिया किसको कहते हैं? मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि मासिक धर्म का जो पीरियड होता है, जैसे कम से कम जो है 21 दिन से पहले नहीं आने चाहिए। 21 से 28 दिन का जो पीरियड के बीच में होता है, उसमें महीना कभी भी आ जाए नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर उसके बीच बीच में आ जाए तो उसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं। यूनानी में इस्तिहाजा बोलते हैं। ठीक है। इनकी जो है यूनानी आप देख लेना, जैसे कि मेनोरेजिया की कसरत तम्स है और मेट्रोरेजिया की इस्तिहाजा है। ठीक है जी। यानी कि जब मेंसिस पीरियड के बीच में महीने का जो एक साइकिल होता है, कि कम से कम 21 दिन से पहले महीने नहीं आने चाहिए, और ज्यादा ज्यादा 28 दिन, 21 से 28 दिन का जो पीरियड चलता है। लेकिन अगर ये जो पीरियड है, ये पीरियड मान लीजिए 15वें दिन आ जाए, 16वें दिन आ जाए, 12वें दिन आ जाए, 18वें दिन आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है? ये मेट्रोरेजिया है जी। अब लेकिन इसके अंदर एक शर्त है। अगर मान लीजिए बीच में ब्लीडिंग आ रही है, बीच में ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन वो ब्लीडिंग उस बच्ची को आ रही है जिसको कभी महीने आए ही नहीं थे, मीनार्स की कंडीशन हुई नहीं थी, जो अभी बालिग हुई नहीं थी, ठीक है, जो अभी बलूगत को पहुंची नहीं थी, जिसको महीने आने शुरू नहीं होते, अगर उस बच्ची को आ जाए, या उस महिला को आ जाए जिसके महीने बंद हो चुके हैं, यानी कि जो मिनोपॉज में चली गई है, वो महिला जिसको महीने आने बंद हो गए, अगर उसको ब्लीडिंग आ जाए, या उसको आ जाए उस बच्ची को जिसको अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए, यानी कि मीनार्च से पहले आ जाए। मीनार्च मीनार्च उस महीने को कहते हैं जो फर्स्ट टाइम आता है किसी बच्ची को, ठीक है, ये मीनार्च से पहले आ जाए या मीनोपॉज से बाद आ जाए, तो ये तो अजीब सी सिचुएशन है ना। ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऐसी महिला जो मान लीजिए 25-30 साल की है, नौजवान है, जवान है, उसको अगर आ रहा है तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसी बच्ची, ऐसी महिला जो कि अभी तक बालिग ही नहीं हुई, अगर उसको आ जाए, या ऐसी महिला जो कि मान लीजिए 45 साल से ओवर हो गई है या 50 साल से ऊपर हो गए और उसको आ जाए, तो ये थोड़ा सा एकदम नया है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मेट्रोस्टेक्सिस कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए मेट्रोस्टेक्सिस किसको कहते हैं, तो मेट्रोस्टेक्सिस जो है एक तरह का मेट्रोरेजिया है, जो कि उस महिला को होता है जिसको या तो महीने आने अभी तक शुरू ही नहीं हुए, या जिसको महीने बंद हो गए हैं उसके बाद, ठीक है, या तो मीनोपॉज के बाद आ जाए या मीनार्च से पहले आ जाए जी। तो इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर एक लाइन में कहा जाए कि मेट्रोरेजिया किसको कहते हैं, तो इंटरमेंस्ट्रुअल का मतलब होता है महीने के बीच में इरेगुलर, यानी कि उलट पुलट, यूट्राइन यानी कि यूट्रस से ब्लीडिंग खून आना, ठीक है, यानी कि महीने के बीच में उलट पुलट तरीके से, गलत तरीके से जो है यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि यूट्रस से ब्लीडिंग आ जाए, उसको कहते हैं मेट्रोरेजिया। अगर इसकी कोई पूछे मेट्रोरेजिया किसको कहते हैं, तो इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी। काउज यानी कि वजह क्या क्या है, ऐसा क्यों हो सकता है? नंबर एक, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है, अगर उसमें कैंसर हो जाए तो कार्सिनोमा। ठीक है। उसके अलावा क्या है? यूट्राइन पॉलिप। यूट्राइन पॉलिप किसको कहते हैं? पॉलिप जो है एक्चुअली उस कैंसरस, यानी कि कैंसर के अलावा कोई भी ऐसी चीज बन जाए यूट्रस में जो कि कैंसर नहीं है, और कुछ कुछ भी मांस बन गया वहां पे, तो उसकी वजह से जो है बीच में ही आ सकती है ब्लीडिंग, महीने के बगैर भी आ सकती है। ठीक है। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि उलट पुलट हो जाए महीने, ठीक है, उसकी वजह से, यानी कि हार्मोन ही डिस्टर्ब हो जाए। अल्सर ऑफ द सर्विक्स, अल्सर कहते हैं जख्म को, यानी कि सर्विक्स सर्विक्स यानी कि यूट्रस का जो मुंह है उसके अंदर जख्म हो जाए, किसी वजह से चोट लग जाए या किसी भी वजह से हो जाए, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ उस टाइम चोट लग गई या कैसे भी, ठीक है जी। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, यानी कि अगर एंडोमेट्राइटिस यानी कि अगर बच्चेदानी के अंदर टीबी हो जाए, उसकी वजह से मेट्रोरेजिया हो सकता है बीच में महीने। एबॉर्शन की वजह से मेट्रोरेजिया हो सकता है। एबॉर्शन की वजह से क्या? मान लीजिए एक माँ को जो है पता ही नहीं लगा, उसको गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद जो है, गर्भ ठहरने के बाद जो है उसको अचानक ब्लीडिंग हुई, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया। इनकम्प्लीट, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट जो है, या थ्रेटन्ड एबॉर्शन, कोई सा भी एबॉर्शन मान लीजिए शुरू हो गया, तो उससे तो जाहिर सी बात है, फिर एबॉर्शन अगर हो रहा है तो कभी भी आ सकती है ना ब्लीडिंग। तो ज्यादातर हम इसमें लेकिन कौन सा एबॉर्शन मान के चलेंगे? इनकम्प्लीट एबॉर्शन मान के चलेंगे, ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट या थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड में क्या होता है? हल्की फुल्की सी 2-4 बूंदे दिखाई देंगी, ठीक है, उसमें तो एक महिला जो है ये सोच सकती है कि हो सकता है भाई 1-2 बूंद आ गई, ब्लड की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट एबॉर्शन जो है वो एक तरीके से खुला साइन होगा, एक तरीके से खुली बात होगी कि ये जो है मेट्रोरेजिया की तरफ जा रही है पेशेंट, ठीक है जी। ट्यूबल गेस्टेशन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
फेलोपियन ट्यूब में, अगर फेलोपियन ट्यूब में बच्चा ठहर गया है तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, मेट्रोरेजिया भी हो सकता है, और मेट्रोरेजिया के साथ मेनोरेजिया भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकते हैं, यानी कि ब्लीडिंग महीने के बीच में भी होगी और बहुत ज्यादा होगी। ठीक है जी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि वैसे तो मेनोरेजिया जो है उसी को कहते हैं कि महीना तो टाइम से आता है लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए जी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे माला डी, माला एम। कोई महिला इनका सेवन कर रही थी गर्भ से, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए, और बीच में अचानक उसने छोड़ दी तो उसके हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि माला डी और माला एन जो है ये हार्मोनल टेबलेट। ठीक है जी। माला डी और माला एन, आप कहेंगे माला डी और माला एन में क्या फर्क है, तो मैं यही बता के चल रहा हूँ। माला डी, डी फॉर दुकान, यानी कि जो प्राइवेट अवेलेबल है, जो आप मेडिकल स्टोर से लेकर के कहीं भी मरीज को दे सकते हैं, माला डी। ठीक है, डी फॉर दुकान, यानी कि जो प्राइवेट मिलती है वो माला डी मिलती है, और जो सरकारी मिलती है वो माला एन मिलती है। माला डी और माला एन एक ही चीज है, लेकिन जो डी है वो प्राइवेट में कहीं से भी मरीज आप खरीद करके मरीज को इस्तेमाल करा सकते हैं, और माला एन जो है वो सरकारी में से ही मिलती है। ये दोनों में फर्क है। ठीक है जी। ट्यूबल गैस्टेशन या एक्टोपिक पर ये हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली। आईयूसीडी, आई इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि मल्टीलोड वगैरह, कॉपर टी वगैरह। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनकी वजह से भी कई बार जो है मेट्रोरेजिया यानी कि बीच बीच में ब्लीडिंग आ जाती है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, कोई कैपिलरी जो है वो रप्चर हो जाए कहीं से भी, यूट्रस वगैरह से या सर्विक्स वगैरह से, तो उसकी वजह से भी महीने के बीच में ब्लीडिंग आ सकती है। ल्यूकीमिया एक खतरनाक कंडीशन है। ठीक है जी। यानी कि ब्लड का कैंसर जी। अब इलाज क्या है? देखिए बच्चों, मैंने आपको मेनोरेजिया पढ़ाया लेकिन मेनोरेजिया का इलाज नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया का इलाज तकरीबन एक ही है। तो देखिए, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मेट्रोरेजिया का इलाज यानी कि महीनों के बीच में जो ब्लीडिंग हो जाती है उसका क्या, उसका इलाज किस इलाज के समकक्ष है, तो मेट्रोरेजिया का इलाज मेनोरेजिया के इलाज, मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया का एक ही इलाज है। उसमें भी ब्लीडिंग रोकनी होती है, उसमें ब्लीडिंग रोकनी होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट को जो है एक तरीके से सेफ कंडीशन में लाना होता है। सबसे पहले ब्लीडिंग रोकेंगे जब तो उसका इलाज कुछ करेंगे। इलाज कुछ भी करेंगे लेकिन सबसे पहले क्या, ब्लीडिंग रोकेंगे ना, क्योंकि ब्लीडिंग रोक कर ही कम से कम हमें डायग्नोज तो बनानी होगी, हमें देखना तो होगा दिक्कत क्या है मरीज को। ऐसा थोड़ी है कि उसको ब्लीडिंग आ रही है और छोड़ दिया जाए, उसको सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने का प्रयास किया जाए, मरीज को समझा दिया जाए, और ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड और जो खून वगैरह की जांचें जो भी होनी है वो। ठीक है, तो मेट्रोरेजिया का जो इलाज है वो मेनोरेजिया की तर्ज पे करते हैं, यानी कि या अगर एग्जाम में आ जाए कि मेनोरेजिया का इलाज किस बीमारी की तर्ज पे करते हैं, तो मेनोरेजिया का इलाज मेट्रोरेजिया की तर्ज पे करते हैं, और मेट्रोरेजिया का इलाज मेनोरेजिया की तर्ज पे करते हैं, यानी कि एक एक दूसरे का इलाज एक दूसरे की तर्ज पे करते हैं। ठीक है जी। यानी कि दोनों में एक ही इलाज एक तरीके से काम कर सकता है। क्या इलाज है? यूनानी समझ लीजिए। गंधक आंवलासार 2-2 ग्राम, गंधक और आंवलासार 2-2 ग्राम गाय के दूध में 1 पाव में, यानी कि 250 ml में 10 से 15 दिन तक मरीज को खिलाएं जी, पहला इलाज। दूसरा क्या है? फोफल तबाशीर कात सफेद, जिसको कात सफेद पोस्ट अनार इस्तेमाल कराएं, यानी कि खिलाएं जी। ये यूनानी दवाई हैं जो कि मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया में फायदेमंद है, मुफीद जी। अब आप आ जाइए वुल्वाइटिस। वुल्वा के बारे में एक्चुअली मैं क्लास से पहले आपको पूछ रहा था, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या ट्रैक्ट। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी कि बाह्य जननांग, महिला के बाह्य जननांग जी। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इल्तहाब फ्रुज, इल्तहाब कहते हैं इन्फ्लामेशन को, सूजन को, वर्म को। ठीक है, वुल्वाइटिस जी। इस बीमारी में वुल्वा में यानी फ्रुज में सूजन यानी कि वर्म यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, और जब कहीं भी इंसान की बॉडी में कहीं भी जब वर्म होगा तो एक खास बात वर्म की ये होती है कि वहां पे खाज लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब वर्म होगा हल्की सी खुजली लगनी शुरू हो जाएगी, खारिश आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वुल्वाइटिस। ठीक है, या इल्तहाब फ्रुज, इल्तहाब फ्रुज यानी कि सूजन आ जाने को वुल्वाइटिस कहते हैं। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला क्या है? पहला है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट यानी कि हार्ड, क्रोनिक यानी कि मुजमिन। ठीक है, हार्ड क्या, हार्ड जितने भी इन्फेक्शन है वो होते हैं, वो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं और ज्यादा सी गड़बड़ी कर जाते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और क्रोनिक जो है वो आराम आराम से होता है, जैसे टीबी, टीबी की बीमारी 6 महीने तक तो पता ही नहीं चलती, मरीज इधर उधर की दवाई खाता रहता है, सिर की दर्द की, पैर की दर्द की, इसकी उसकी। ठीक है, जब फिर बाद में पता लगता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको पॉजिटिव आ रहा है, मोन्टक्स, उसके बाद फिर उसके ऊपर की जांचें कराते हैं, एक्सरे वगैरह जो भी कराने की जरूरत पड़े, तो शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक तरीके से क्रोनिक इन्फेक्शन है। इसी तरीके से कोरोना आया था,
वो थोड़ी 5-7 दिन में ये तो आदमी बच जाता था, ये आदमी फिर दिक्कत में पहुंच जाता था। ठीक है, तो वो एक एक्यूट इन्फेक्शन था जो थोड़े समय में आया और ज्यादा सी बर्बादी करके चला गया, ज्यादा सी खराबी पैदा करके चला गया। और ट्यूबरकुलोसिस जो है एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, यानी कि क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि ऐसा इन्फेक्शन जो आराम आराम से हो रहा है लेकिन घुन की तरह खा रहा है। इसी तरीके से एक सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड जो है वो किस तरह का इन्फेक्शन है, एक्यूट है या क्रोनिक है। देखिए वैसे तो टाइफाइड जो है देखने में लगता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है, लेकिन टाइफाइड को जो है एक्यूट में रखा हुआ है। अगर ये आ जाए तो एग्जाम में याद रखना, आप लोग जो है टाइफाइड को क्रोनिक में टच मत कर देना। एक्यूट इन्फेक्शन होता है टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उससे होने वाला जो एक तरीके से इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन एंटेराइटिस यानी कि आंतों का इन्फेक्शन। ठीक है जी। एक्यूट हाद, क्रोनिक मुजमिन। देखो इसको आप ऐसे भी याद रखना कि एक्यूट को हाद कहते हैं और क्रोनिक को मुजमिन कहते हैं। ठीक है जी। ये था वुल्वाइटिस। अब बच्चों आप आ जाइए वुल्वल प्रूराइटिस। वुल्वा से बना है वुल्वल, ठीक है। प्रूराइटिस, प्रूराइटिस कहते हैं खुजली को, खाज को, खाज की बीमारी को। ठीक है, यानी कि वुल्वा में अगर खाज हो जाए तो, ठीक है। फ्रूज यानी वुल्वा की खाज या वुल्वा की खारिश, अगर वुल्वा में खाज हो जाए तो। वुल्वा यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, ठीक है, के साथ साथ आसपास के हिस्से पर भी खारिश होने लगती है। यानी कि जो वुल्वा है, एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट है, उसमें तो होती है, साथ साथ में दूसरी तरफ भी जो आसपास के एरिया है वहां पर भी ये खाज पहुंच जाती है। ठीक है जी। अब कारण क्या है, वजह क्या क्या है, वजह क्या है, सबसे पहले मॉन्स प्यूबिक यानी कि जो बाल हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट पे जो बाल हैं उन बालों में खाज हो जाए, उन बालों में खुजली हो जाए, उसकी वजह से फिर वो पूरे वुल्वा में फैल जाए। ठीक है, ट्राइकोमोनास से होने वाली खुजली जो कि रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला हो जाता है। रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला जो किससे हो जाता है, ट्राइकोमोनास से होने वाली खुजली। ठीक है, वहां पे ये भी खुजली हो सकती है। केमिकल इरिटेंट, केमिकल इरिटेंट का मतलब क्या है, कोई महिला अगर किसी केमिकल के टच में आ जाए, ठीक है, मान लीजिए एक महिला है, देहात में रहती है, गांव में रहती है, खेत में काम कर रही है। ठीक है, खेत में काम कर रही है, उसमें यूरिया व्यूरिया डाला हुआ था, तेज तेज दवाई डाले हुई थी, उसमें बेचारी वो काम कर रही थी, थक के गरीब बैठ गई पानी में, तो उसको क्या हुआ, उसको वुल्वा में क्या हुआ, वो जो केमिकल है वो वुल्वा में टच कर गया, उसको इन्फेक्शन हो गया। या कहीं भी अगर कंजप्शन हो जाए इस तरीके से केमिकल्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वुल्वल प्लूराइटिस यानी कि हिक्कतुल फुरुज हो सकता है। इसको आपको याद रखना है, हिक्कतुल फुरुज। इलाज क्या क्या है, पहले यूनानी देख लीजिए, उसके बाद मॉडर्न देख लेते हैं जी। सफेदा काशागरी 12 ग्राम। ठीक है, संदल, संदल कहते हैं यूनानी में, आयुर्वेद में कहते हैं चंदन, आपने नाम सुना होगा चंदन। ठीक है, तो यूनानी में इसको संदल कहते हैं जी, चंदन कहते हैं। रोगने गुल यानी कि गुलाब के फूलों का तेल जी। सफेदी बैजा मुर्ग यानी कि अंडे का जो सफेद हिस्सा होता है वो, और मोम। ठीक है, ये जो है फायदेमंद है किसमें, हिक्कतुल फुरुज यानी कि बुलबुल प्लूराइटिस में। ये यूनानी इलाज है। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, मॉडर्न ट्रीटमेंट है कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इस्तेमाल कराते हैं। सोडा बाई कार्ब, कार्ब जो है 5% और सैनाइल, सोडा बाई कार्ब 5%। अगर सैनाइल वुलाइटिस है यानी कि कोई बूढ़ी औरत है, कोई बुजुर्ग औरत है, और उसको अगर खाज हो जाए तो उसको फिर ना तो कैलामाइन काम करेगा ना सोडा बाई कार्ब काम करेगा। हालांकि ये भी इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन एक स्पेशल दवाई देते हैं जो जिसको डायनोस्ट्रोल क्रीम कहते हैं, डायनोस्ट्रोल क्रीम कहते हैं जी। इसको याद रखना है बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल।